हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। मगध साम्राज्य में हम लोगों ने 3 राजवंशों के बारे में पढ़ा था: हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब कल के वीडियो हम लोग मौर्य वंश के बारे में शुरू करेंगे, क्योंकि मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमणों का प्रभाव हुआ। तो उससे पहले मौर्य वंश से पहले हम लोग विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो भारत पे विदेशी आक्रमण जो हुआ, 2 विदेशी आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण में साइरस द्वितीय, दारा प्रथम जिसे डेरियस प्रथम कहा जाता है, क्षयार्स अथवा जरक्सीज द्वारा ईरानी आक्रमण किए गए। और अगर यूनानी आक्रमण की बात करें तो यूनानी आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया। मौर्य वंश से पहले प्राचीन भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए। प्राक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जो भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा था, यानी उस समय मौर्य युग में मगध सम्राटों का वहाँ पे अधिकार नहीं हो पाया था। यह जो क्षेत्र था अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसमें कंबोज, गंधार और मद्र प्रमुख थे। कल के वीडियो में हम लोग ने हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हखमनी यानी ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो प्रथम हखमनी साम्राज्य का प्रमुख शासक था वो साइरस द्वितीय था, जो 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया गया, यानी ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। तो ईरान के हखमनी वंश का जो संस्थापक था वह साइरस द्वितीय था। भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु यह असफल रहा था। यानी साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रहा था। वही अगर हम भारत पर सफल आक्रमण की बात करें तो भारत पर प्रथम सफलता दारा प्रथम जिसे डेरियस प्रथम कहा जाता है, इसके द्वारा भारत पे प्रथम सफलता प्राप्त की गई थी। अब हम देखते हैं दारा प्रथम के बारे में, जिसे डेरियस प्रथम के नाम से जाना जाता था। यह 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा भारत पे। दारा प्रथम के यूनानी सेनापति, जिसका नाम था स्काईलेक्स, ने सिंध से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया। दारा प्रथम जो 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गंधार को जीता और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी गंधार को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम इसे 20वां प्रांत बनाया था, यानी अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत इसे बनाया। यह हेरोडोटस के अनुसार बताया गया है। तथा कंबोज और गंधार पर भी उसका अधिकार हो गया था, यानी उसने गंधार को तो जीत ही लिया था और साथ ही साथ में कंबोज पर भी उसका अधिकार हो गया था। दारा प्रथम के 60 में देख लेते हैं। तो इसका अन्य नाम था डेरियस प्रथम, इसके सेनापति का नाम था स्काईलेक्स, और यह गंधार कंबोज को जीता था, यानी गंधार और कंबोज पर इसने अधिकार कर लिया था। सर्वप्रथम सिंधु नदी के निकटवर्ती भारतीय भूभागों को इसने विजित किया था। जो सिंधु नदी के जो किनारे व निकटवर्ती जो भूभाग थे उन्हीं को इसने सबसे पहले जीता और उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत पर क्या रहा है। तो इसके जो प्रभाव हैं, इसे समुद्री मार्ग की खोज हुई, जबकि हम लोग आधुनिक भारत में भी इसे पढ़ेंगे समुद्री मार्ग की खोज। लेकिन समुद्री मार्ग की खोज पहले भी थी, जिसके माध्यम से व्यापार का प्रोत्साहन मिला था।
और खरोष्ठी लिपि का भी विकास हुआ, जिसमें कई अभिलेख देखने को मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अभिलेख लेखन की प्रथा का आरंभ हुआ था, वो ईरानी प्रभाव ही है जो अभिलेखों का लेखन प्रथा का प्रारंभ हुआ था भारत में। भारत और ईरान का जो संपर्क था वो 200 सालों तक बना रहा था। इन 200 सालों तक भारत और ईरान का संपर्क बना रहा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूनानी आक्रमणों के बारे में। तो यूनानी आक्रमण, हकमनी वंश के अंतिम शासक हम डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर यूनानी वंश की स्थापना यानी यूनानी वंश की नींव रखी भारत में। तो सिकंदर के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। फिलिप द्वितीय जो था वो सिकंदर का पिता था, यानी सिकंदर किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया का शासक कौन बना था? फिलिप द्वितीय जो था सिकंदर का पिता, यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। यानी जो सिकंदर का पिता था इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी मकदूनिया में। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की आयु में, यानी 20 वर्ष की अल्पायु में सिकंदर सिंहासन पर बैठा था। सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर था। यानी सिकंदर तो इसका नाम बाद में पड़ा, इसका जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर था। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है सिकंदर का मूल नाम क्या था। तो सिकंदर का जो मूल नाम है वो अलेक्जेंडर था, तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके घोड़े का नाम था बुसेफेलस, यानी बुसेफेलस इसके घोड़े का नाम था। सिकंदर भारत पर प्रथम सफल आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। इसने सिंहासन पर कब बैठा था? इसने सिंहासन पर 329 ईसा पूर्व में बैठा, जबकि भारत पर सफल आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी विक्टोरिया, वर्तमान जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, इसे वर्तमान में इसका क्या नाम है? अफगानिस्तान। और उस समय इसका क्या नाम था? बल्ख, यानी विक्टोरिया, वर्तमान अफगानिस्तान को जीतने के बाद काबुल होता हुआ या हिंदकुश पर्वत यानी खैबर दर्रा से आया था। यह खैबर दर्रा पार कर भारत आया था। यहाँ तक्षशिला के जो शासक थे आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था इसके सामने। बिना युद्ध लड़े ही उसने अपनी हार मान ली और आत्मसमर्पण के साथ साथ उसने स्वागत करते हुए सहयोग देने का वचन भी किया था कि हम आपको लड़ाई में साथ देंगे, आप जिस राज्य में लड़ेंगे उसको हम साथ देंगे। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब यानी झेलम तथा चेनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा, जो वहाँ के राजा पोरस थे, पर आक्रमण किया इसने। यानी पोरस राजा के साथ ने युद्ध किया। इस युद्ध को झेलम यानी विस्तृता, इसे झेलम का जो नाम है विस्तृता या हाइडेस्पेसीज का युद्ध इसे कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। राजा पोरस ने सिकंदर के साथ में कड़ा प्रतिरोध किया था, यानी बहुत ही बहादुरी से उसने युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध में वो असफल रहे। सिकंदर पोरस की इस बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ था, यानी उसने अपने आप को आत्मसमर्पण ना करके सीधा युद्ध लड़ा था। और युद्ध में उसने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा, जिससे सिकंदर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसका जो राज्य था पोरस का उसे वापस कर दिया था। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी के पास पश्चिम तट पर पहुंचकर और आगे बढ़ने से मना कर दिया था। यानी जो सिकंदर की सेना थी वो व्यास नदी तक के तट तक पहुंच गई थी, पश्चिम तट तक, और उसके आगे बढ़ने से मना कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, उनकी इसमें चाल थी। उन्होंने सिकंदर की सेना को इतना प्रभावित कर दिया था कि इस नदी में उसने यह कह दिया था कि इस नदी को जो पार करेगा उसकी मृत्यु निश्चित ही तय है, क्योंकि इसमें जादुई शक्ति है जो भारत के पास है, जिससे जो सिकंदर की सेना थी वो डर गई थी। और उसने चाणक्य ने चुपके से सिकंदर की सेना जो थी उसमें उसके खाने में मीठा जहर दिला दिया था, यानी जो हल्का जहर दिया था जिससे तुरंत ना मरे आदमी। और धीरे धीरे करके कोई आज और 1-2 दिन में धीरे धीरे से उसमें कई सेना के लोग मर गए थे,
जिससे उसकी सेना के अंदर भय बैठ गया था कि हाँ, इस नदी को अगर हम पार करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, जिससे उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया था। सिकंदर के समझाने के बाद भी वो सेना आगे नहीं गई और इतना डरा दिया था कि जो मगध है, मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य है, वहाँ का जो शासक है बहुत ही शक्तिशाली है और उसके पास कई हाथी हैं, कई 100 हाथियों की सेना है, जिसके आगे आप नहीं जीत सकते हैं। तो चलिए इस आगे बढ़ते हैं। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप्स को सौंपकर इत्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, पहला निकैया और दूसरा बौकेफला। जो निकैया था, इसने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसको बसाया था, और जो दूसरा नगर था बौकेफला, अपने घोड़े के नाम पर इसको बसाया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में हो गई थी। यानी जब वापस जा रहा था ये इत्थल मार्ग होते हुए, तो उसकी रास्ते में यानी बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर जो था, इसका शार्ट में देखते हैं तो इसका अन्य नाम अलेक्जेंडर था। इसके गुरु अरस्तु थे। इसके 2 सेनापति थे। जल मार्ग का जो सेनापति था वो निर्यारकस था, और थल सेनापति था वो सेलुकस निकेटर था। तो इसके 2 सेनापति थे। तक्षशिला के जो शासक आम्भी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। बिना युद्ध लड़े ही तक्षशिला के जो शासक थे आम्भी, वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर ने भारत में 19 माह तक रहा और 326 से 325 ईसा पूर्व तक। मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।